बच्चों, आप सभी का फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। इसके बाद हम आप सभी को बताएंगे अपवाह अथवा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। लेकिन सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं ओम का नियम। हमने यहाँ पर हेडिंग भी दिया है ओम का नियम, ओम्स लॉ। यहाँ पर ओम का क्या नियम है इसको पहले हम सभी लोग जान जाएं, उसके बाद हम आप सभी को इसको कैसे लिखाना है लिखवा दूंगा। आगे बात समझिए। तो बच्चे जान जाए, सन 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने, किस सन में? सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने यह बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। किसने बताया? डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने। किस सन में बताया? सन 1826 में। ये इसे ओम का नियम कहते हैं। यह ओम का नियम। तो अब मैं बोल रहा हूं, आप सभी लोग उसको लिख लें। मैं इसका लैंग्वेज बोल रहा हूं, आप लोग अपना पेन कॉपी लेकर के नोट कर लें। सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का संबंध का एक नियम द्वारा व्यक्त किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे बच्चे, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, ब्रैकेट में लिखेंगे जैसे ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे, चेंज करके लिखेंगे अतः यदि चालक के सिरों पर लगाया गया वैद्युत विभवांतर भी हो तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा I हो, तब ओम के नियम के अनुसार V अपॉन I इज इक्वल टू नियतांक। V अपॉन I इज इक्वल टू नियतांक। या बच्चे ऐसे भी लिख सकते हो V अपॉन I इज इक्वल टू नियतांक। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है? V अपॉन I इज इक्वल टू नियतांक। तो परिपथ यानी कि जो परिभाषा के अनुसार V अपॉन I इज इक्वल टू नियतांक लिखे। परिभाषा के अनुसार V अपॉन I चालक का वैद्युत प्रतिरोध है। चालक का क्या है? वैद्युत प्रतिरोध है। तो हम इसको लिख सकते हैं या V अपॉन I इज इक्वल टू R, V अपॉन I इज इक्वल टू R। या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो V प्रोपोर्शनल I। और जब यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटता है बच्चे तो एक कांस्टेंट आता है, वही नियतांक है V इज इक्वल टू I इंटू R। ये डिफिनीशन आप दे सकते हो। अब इसके नीचे लिख लीजिएगा इस प्रकार, ओम के नियम के अनुसार जब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलती हैं तब तक चालक का प्रतिरोध नियत रहता है। तब तक चालक का प्रतिरोध क्या रहता है? नियत रहता है। चाहे चालक के सिरों के बीच कितना भी वैद्युत विभवांतर क्यों न लगाया जाए, चाहे चालक के सिरों के बीच कितना भी वैद्युत विभवांतर क्यों न लगाया जाए। आगे बात समझ बच्चे। अब ये ओम का जो नियम होता है, ओम का नियम यह धातु चालकों के लिए ही सत्य होता है। ओम का नियम धातु चालकों के लिए सत्य होता है। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हो कि चालक के सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर और बहने वाली वैद्युत धारा के बीच जब ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है बच्चे, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। आगे बात समझ में, यह आपका ओम का नियम है। यह आपका ओम का नियम है। इसके लिए अब बच्चे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपवाह अथवा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। अभी हमने आप सभी को ओम का नियम बताया, तो हम अब बताएंगे आप सभी को अपवाह अथवा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति।
तो हम लोग इसको करने चल रहे हैं डेरिवेशन ऑफ द ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर में मैं आप सभी को पढ़ाया था अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो वहां से आप लोग लिख लेंगे कि वी नो दैट I इज इक्वल टू MEAVD। इसको बना लेना बच्चे इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से आप लोग लिखेंगे जहां E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, चूंकि तार की लंबाई L के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी है, अतः वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा V/L। E इज इक्वल टू V/L ये हो जाएगा। अब इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा यानी इस वैद्युत क्षेत्र के लिए जो इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला बल है F, वह क्या हो जाएगा आपका स्मॉल e इंटू कैपिटल E। ये किस फार्मूले से लिख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं बहुत, मतलब इसके पहले के चैप्टर्स में। F इज इक्वल टू होता है Q इंटू E, या E इज इक्वल टू F/Q। ये पढ़ चुके हो, इसी से हम ये रिजल्ट लिखे हैं। आगे बात सुनिए। अब यहाँ से E की जो वैल्यू है V/L यहाँ पर पुट कर दो, तो अतः हो जाएगा आपके पास F इज इक्वल टू E, और यहाँ पर E की वैल्यू देखो क्या है V/L, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो F इज इक्वल टू EV/L। तो यह मिल गया हमको F की वैल्यू। अब चूंकि लिख लेना बच्चे F इज इक्वल टू होता है M इंटू A। F इज इक्वल टू क्या होता है M इंटू A होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे F/M। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F/M, और F की वैल्यू आपने क्या निकाला है EV/L। तो यहाँ पर F की वैल्यू रख दो, यहाँ पर F की वैल्यू जो निकाले हो EV/L वो वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो हो जाएगा अतः A इज इक्वल टू EV/ML। EV/ML एक किसकी वैल्यू निकल गई आप सभी का A की वैल्यू निकल गई। अब इसके नीचे मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, आप सभी लोग लिख लें। यदि किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग U1 हो, तब वैद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में उसका वेग बढ़कर U1 प्लस A τ1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा U1 प्लस A τ1 होगा। किस इक्वेशन से लिख रहे हैं आप, गति का समीकरण जानते हो। गति का प्रथम समीकरण होता है V बराबर U प्लस AT। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे V यानी कि U1 प्लस A τ1, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए इसी प्रकार क्या लिखेंगे U2 प्लस A τ2, और तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे U3 प्लस A τ3 ये लिखेंगे बच्चे। अतः आप ऐसे लिखेंगे वेग बढ़कर हमने क्या बोला U1 प्लस A τ1 हो जाएगा, जहां τ1 उस इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच का लगा समय है, जिसे हम क्या बताए हैं श्रांति काल कहते हैं। दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को हम क्या कहते हैं श्रांति काल कहते हैं। अब इसके बाद से आप लोग लिखेंगे कि इस प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉन के वेग क्या हो जाएंगे U2 प्लस A τ2 और U3 प्लस A τ3 प्लस डॉट 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 होता जाएगा बच्चे। अतः सभी n इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd कहलाता है। क्या मैंने बोला, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd कहलाता है। अतः Vd इज इक्वल टू आप जानते ही हो यानी कि कुल पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पर क्या हो जाएगा Vd इज इक्वल टू यह हो जाएगा U1 प्लस A τ1 प्लस U2 प्लस A τ2 प्लस U3 प्लस A τ3 प्लस डॉट 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 हम कर दे रहे हैं
यह हो जाएगा u1 un प्लस a टाउ n, n टाइम्स हो गया, यह पदों कुल पदों का योग अब बटे पदों की संख्या, तो कितनी हो जाएगी n हो जाएगी। क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चे हम लोग क्या करते हैं, u1 u2 u3 वाले टर्म्स को हम एक पास लिख लें और a टाउ 1 a टाउ 2 और a टाउ 3 और a टाउ n वाले टर्म्स को एक साथ लिख लें। तो या करके हम लिखेंगे vd इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा un और अपान हो जाएगा बच्चे n, ये हो जाएगा और प्लस अब आपके पास क्या आ गया a टाउ 1 प्लस a टाउ 3 प्लस a टाउ 3 प्लस डॉट डॉट कर दीजिएगा a, यहाँ पर a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस आपका हो जाएगा a टाउ 3 प्लस डॉट डॉट हो जाएगा a टाउ n और अपान हो जाएगा बच्चे n। अभी बात सुनिए, ये दोनों हो गया। अब देखो चूंकि प्रारंभिक वेग क्या होता है, शून्य होता है, प्रारंभिक वेग शून्य होता है, तो ये पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी। अब इसके बाद क्या हो जाएगा vd इक्वल टू, चूंकि प्रारंभिक वेग शून्य होता है तो ये आपका 0 हो जाएगा। अगली बात समझ में, और यहां से a कॉमन कर लो, तो जब a कॉमन कर लेंगे तो आपके पास देखिए क्या बचेगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट डॉट टाउ n और पूरा के भाई आपका हो जाएगा n। अभी बात सुनिए, अब सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको इरेज करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लेंगे इसका, तो हम इसको इरेज कर दें बच्चे। अब देखेंगे बच्चे यहां से या करके अब आप लिख सकते हो, या आपके पास हो जाएगा या vd इज इक्वल टू a क्या आ गया a टाउ, vd इज इक्वल टू क्या आ गया a टाउ। अब ये देखो ये टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 डॉट 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 टाउ n, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 टाउ n बाई n, ये पूरा हम मान लिए किसके बराबर है, टाउ के। तो हमारे पास vd इज इक्वल टू एटलीस्ट क्या आ जाएगा a टाउ आ गया ना। अब यहां से इसको बच्चे इक्वेशन नंबर 2 बना लो, तो a की वैल्यू समीकरण 2 से रखने पर लिख लेना। अब a का मान समीकरण 2 से रखने पर, तो समीकरण 2 से रख दें तो vd इज इक्वल टू a की वैल्यू देखिए क्या है e v बाई m l और इंटू हो जाएगा टाउ, ये हो जाएगा बच्चे। अब vd का यह मान, अब रिजल्ट आपका आ गया है, vd का यह मान समीकरण 1 में रख दीजिए, लिखेंगे अब vd का मान vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो vd का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखा जाए तो हो जाएगा I इज इक्वल टू एन ई ए, vd की वैल्यू देख लीजिए, यह है vd की वैल्यू क्या है ई भी बाई एम एल इंटू हो गया टाउ। सरल कर लिया जाए इसको बच्चे, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम इसको इरेज करेंगे, इधर का पार्ट हम इरेज करेंगे, जगह नहीं है, तो स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लिए होंगे। अब देखिए यहां से देखें बच्चे, अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो या करके क्या आ जाएगा, एक स्टेप हम लोग यही लिख दें, या I इज इक्वल टू एन ई का ई में मल्टीप्लाई कर देंगे ई स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा a, ये हो जाएगा v और अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा m l और ये आपका हो जाएगा टाउ। अगली बात समझ बच्चे, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा बच्चे। अब इसके बाद आप ए आकर के एक स्टेप और लिख लो, I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर, ये देखिए ई स्क्वायर और यहाँ पे टाउ को मैं एक पास कर लिया,
आई बात समझ। अब या और आपके पास क्या बचा, ए बाई, यहाँ पे लिख लेना ए बाई एल इंटू भी, ये रिजल्ट बचा। और फिर क्या बचा आपके पास, एन। ये देखिए हम इसको ऐसे, इसी को ऐसे लिखा हो, एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ, और फिर ए बाई एल इंटू भी को ऐसे लिख लिया, ठीक है। या एक स्टेप और आप लिख सकते हो यहाँ पर, या आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ ए बाई एम एल इंटू भी। अब या एक स्टेप और हम लोग लिख लें, भी को हम इसके बट्टे में लिख रहे हैं बच्चे, तो यह हो जाएगा आई बाई, अरे भी को इसके बट्टे में लिख दे रहे हैं, तो यह हो जाएगा आई बाई भी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ ए बाई एम एल, ठीक है। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं रिजल्ट मिल जाएगा, अर्थात इसको, इस भी को हम इसके बटे में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो है आई बाई भी इज इक्वल टू है एन ई स्क्वायर टाउ ए बाई एम एल, या हम आपसे कहें या भी बाई आई इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप बताएंगे एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, ये रिजल्ट हो जाएगा। अभी बस समझे, आई बाई भी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ ए बाई एम एल, या हम कहें भी बाई आई इज इक्वल टू, तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा। अब यहां बच्चे जो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए है वह नियतांक है, आर के ये बराबर है, ये आर के बराबर, इसलिए अब ये नियतांक है, यानी ये आर के बराबर जब हम मान लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, भी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, भी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, यही ओम का क्या है, नियम है। आगे बात समझ में, यही हमारा क्या है, ओम का नियम है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे आर क्या है, नियतांक है, आर क्या है, नियतांक है, और यही ओम का नियम है। आगे बात समझ में, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।